नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 6 ऐसे कॉमन मिस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं और जिन गलतियों के कारण उनका एग्ज़ाम जो है 1-2 मार्क्स से चूक जाता है या ज़्यादा मार्जिन से चूक जाता है। उन 6 गलतियों के बारे में, 6 कॉमन मिस्टेक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अगर ये 6 कॉमन मिस्टेक में से आप कोई भी मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो उसको अभी से आप सुधार के चलिए। धीरे धीरे आप इनमें सुधार करते जाएंगे तो आपका पेपर बिल्कुल निश्चित रूप से निकलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती कि प्रामाणिक सोर्स को फॉलो न करना। देखिए, हर चीज़ के लिए ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ के लिए ज्योग्राफी कर देखेंगे तो एल एन वर्मा की किताब है ना। तो इसी तरीके से सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए प्रामाणिक सोर्स है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहाँ से आप चीज़ों को फॉलो करें। आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमी की बुक पढ़ते हैं तो उससे होता यह है कि क्या होता है कि जो बनता है जब बुक, तो उसमें कोई न कोई गलती रहती है। कई सारी बुक में बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। अब उन गलतियों को स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक सोर्स की कमी है, इसलिए क्रॉस चेक नहीं करते और उन गलतियों को पढ़ के चले जाते हैं और पेपर में भी वो गलतियां करके आगे जाते हैं, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं समय समय पर। जो वो बुक लेके रखते हैं वो बुक पुरानी हो गई है, अब उन चीज़ों को, वो चीज़ें अपडेट हो गई हैं और स्टूडेंट ने अपडेट नहीं किया है, तो इसके कारण से उनसे मिस्टेक हो जाता है। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अगर किसी एकेडमी की बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने पास ऑथेंटिक सोर्स जरूर रखें और उसको रेफरेंस बुक माने और उसी के आधार पे क्रॉस चेक करके चीज़ों को पढ़ें। या तो सिर्फ उसी को पढ़ें ऑथेंटिक सोर्स को, या तो अगर आपको किसी एकेडमी की बुक पढ़नी है तो उसको ऑथेंटिक सोर्स से क्रॉस चेक करने के बाद ही पढ़ें। तो प्रामाणिक सोर्स आपको हर सब्जेक्ट का फॉलो करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। प्रामाणिक सोर्स का मतलब गवर्नमेंट की बुक, प्रामाणिक सोर्स का मतलब जैसे कि इंडियन जीएस है उसके लिए एनसीईआरटी वगैरह। प्रामाणिक सोर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है बहुत सारी, वो ठीक। तो ये प्रामाणिक सोर्स को जरूर फॉलो करना है। कम से कम आपको जानकारी जरूर रहनी चाहिए कि प्रामाणिक सोर्स क्या क्या है किस किस सब्जेक्ट का। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, पेपर एनालिसिस नहीं करते, वो कॉमन मिस्टेक है। पेपर एनालिसिस जरूर करना है आपको। कैसे? जैसे कि देखिए, आप एडीओ का पेपर दे रहे हैं या एडीआई का पेपर दे रहे हैं, आप कोई भी व्यापम और पीएससी का पेपर दे रहे हैं, वो देखिए कि हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें पेपर का पैटर्न क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, कूट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन लाइनर पूछ रहा है। जैसे कि आप वार्डन का पेपर देखेंगे व्यापम का जो पिछला हुआ था, वो उसमें कूट वाले सवाल पूछा गया है आपको, कूट वाले सवाल। तो अब आपको व्यापम की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा, कूट वाले सवालों को पढ़ना पड़ेगा। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से जो है वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। 2017 में एडीओ का पेपर देखिए, पेपर एनालिसिस करिए कि जो ग्रामीण विकास की योजनाएं आई हुई हैं, वो ग्रामीण विकास की योजनाएं आप देखेंगे कि ज़्यादातर कूट वाले सवाल आए हुए हैं। और ग्रामीण विकास में क्या सबसे ज़्यादा पेपर में आया है, एसएचजी स्व सहायता समूह, सबसे ज़्यादा पेपर में आया है एनआरएलएम, ठीक है, एनआरएलएम। तो ये इस तरीके का पैटर्न चेक करना रहता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि पंचायती राज है, पंचायती राज, अब पंचायती राज में पहले धारा नहीं पूछता था, लेकिन अब क्या पूछना चालू कर दिया है, धारा। तो पहले धारा नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब पंचायती राज की धाराओं को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हाल ही में पीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी धाराएं पूछ रहा है, तो समझिए इसको। एडीआई के पेपर के लिए भी अब धाराएं आपको पंचायती राज की पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके का पेपर एनालिसिस करके जाना है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। और मैं बीच बीच में पेपर एनालिसिस करवाते भी इसीलिए रहता हूं ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। सही दिशा में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोल्हू के बैल जैसे तैयारी करने से, मेहनत करने से, रात दिन एक करके पढ़ने बस से पेपर नहीं निकलेगा। पेपर अगर निकालना है तो तैयारी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, तभी आपका पेपर निकलेगा। तो पेपर का एनालिसिस जरूर करें, पिछले पेपर का देखें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उसको पहले तैयार करें। जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन आया है उसको बहुत डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत करके अपना मेहनत और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय आप अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगाएं जहाँ से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ पेपर एनालिसिस से ही आपका हो सकता है। तो पेपर एनालिसिस नहीं करते स्टूडेंट, इसलिए धोखा खाते हैं। तीसरा, और मैं जो बता रहा हूं उसको आप अपनी तैयारी में शामिल करिए, ठीक। तीसरा, एमसीक्यू कम सॉल्व करना। एमसीक्यू कम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू आपको बिल्कुल सॉल्व करनी है। कोई भी एक टॉपिक आप तभी तैयार मानिए जब आप थ्योरी तो कर ही रहे हैं,
थ्योरी के साथ, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक उठाए और आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, तो मौलिक अधिकार से संबंधित पिछले 10 साल में जितने भी पेपर आए हुए हैं वो सारे पेपर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप कर लीजिए। पहले बनाइए, खुद से बना के देखिए, अगर नहीं बन रहा है तो उसका आंसर देखिए, क्यों नहीं बन रहा है वो देखिए, थ्योरी को रिवाइज करिए। तो आप जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे उस टॉपिक का, और टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ, एक टॉपिक खत्म करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, तब वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो एमसीक्यू को में कंजूसी मत करो एमसीक्यू सॉल्व करने में, जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा करना है, लेकिन याद रखना एमसीक्यू सॉल्व तभी करना है जब आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे। केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से पेपर नहीं निकलेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं ना, तब आपको बेनिफिट मिलता है। केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिर तो रटना हो गया, वो आंसर नहीं रटना है, आंसर को समझना है। और जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो, ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर A आया तो ठीक है, ए आंसर आया तो, या बी आया, सी आया, जो भी आंसर है ठीक है। लेकिन जो नहीं आया, जो नहीं आंसर आया, जैसे बी आंसर नहीं है तो बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, डी क्यों गलत है, हर पॉइंट पे क्या करना है, थोड़ा रुक के विचार करना है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्लियर होते जाएगा, आपको आपकी गलतियाँ जो है वो पकड़ाती जाएंगी और धीरे धीरे आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। चौथा जो एक स्टूडेंट गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना है आपको। टेस्ट सीरीज़ क्या करता है, आपकी तैयारी को निखारता है, आपको बताता है कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। जब आप पूरे पेपर में, और कोशिश करो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का, ऑफलाइन टेस्ट बिल्कुल देना है आपको, क्योंकि आपको पेपर का माहौल मिलता है, वहाँ पर प्रिंटेड पेपर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं ऑनलाइन बस। हाँ, अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन दीजिए, चलेगा, लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो उतना कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि वो फील नहीं आ पाता है जो आप ऑफलाइन में महसूस करेंगे। तो आप जाइए ऑफलाइन सेंटर में पेपर दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो दो एकेडमी का, मिनिमम 2 एकेडमी का कहीं का भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके रखिए तो, और देती रहिए उसको। जैसे ही आपका टॉपिक तैयार होता है, पहले अच्छे से ईमानदारी से टेस्ट शेड्यूल के आधार पे तैयारी करिए, और टेस्ट शेड्यूल के आधार पे उसको क्या करिए, आप टेस्ट को दीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और टेस्ट सीरीज़ में जहाँ पर भी आप फंस रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उस पे जाके देखिए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना, मैं कहाँ पर गलती किया, और उसको सुधारिए, उसको अलग से कॉपी में नोट करिए कि ये टॉपिक आपका वीक है, और उस टॉपिक को क्या करिए आप बेहतर तरीके से पढ़ना है, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर किस टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो चौथा है टेस्ट सीरीज़ अच्छे से देना। पाँचवा, 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए, मैं पिछली बार भी बोला था, पिछली क्लास में कबीर के एक दोहे हैं कि एक ही नाव सवार जो सकुशल उतरा पार, 2 नाव जो चढ़ा डूब गई मझधार। तो 2 नाव में अगर आप पैर रखेंगे, आप ये 2 एग्ज़ाम की तैयारी या 3 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करेंगे तो आपका एक भी पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का नेचर अलग है, हर एग्ज़ाम की तैयारी अलग है। तो आप देखिए कि आपका क्या वीक है और क्या स्ट्रांग है। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, पूरे साल भर में जो पेपर होने वाले हैं उसमें किस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम की नहीं करनी चाहिए, वो वीडियो पिछला डला हुआ है, उसको देखिएगा जाके। 2 एग्ज़ाम की तैयारी करने से बचना है, एक एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हाँ, 2 एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा सेम है तब ठीक है, नहीं है तो केवल एक एग्ज़ाम को फोकस करिए, टारगेट करिए, और जुट के एकदम भिड़ के उसी में तैयारी करिए एकाग्र होकर, क्योंकि वो चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए तभी अर्जुन तीर लगा सकता है, आँख के अलावा उसका बॉडी दिख रहा है तो भी तीर नहीं लगा सकता, इसलिए अचूक निशाना चाहिए आपको। तो एक एग्ज़ाम की तैयारी करना है। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 2 एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये दिक्कत हो जाता है। और छठवा, न्यूज़पेपर ना पढ़ना, ये बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है आपके करंट अफेयर्स के वीक होने में। न्यूज़पेपर बहुत से स्टूडेंट को डेली पढ़ने की आदत नहीं है, वो अपने हेडिंग आप हैबिट में डालिए तो आपका करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि काफ़ी मेहनत कम हो जाएगा, और करंट अफेयर्स जो रहता है वो आपका बहुत फ्री का नंबर रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और ऐसा है जो हर पेपर में काम आएगा। और करंट अफेयर्स न सिर्फ अलग से उसका पोर्शन रहता है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी करंट अफेयर्स से अपडेट रहना आपको क्या है ज़रूरी है। जैसे एडीओ की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ग्रामीण विकास की योजनाओं में जो चेंज हो रहा है वो आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो नियुक्तियाँ हैं वो सारी चीज़ पेपर में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ पेपर को अपना हैबिट बनाओ। न्यूज़पेपर, एक पेपर डेली पढ़ना है रोज़ सुबह, ये हैबिट बना लो। तो ये दिक्कत, अगर 6 कमियों को अगर आप अपने भीतर दूर कर लेते हैं तो आप पेपर निश्चित रूप से निकलेगा। आप देखिए कि
कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। अब ये कितने टाइप का मिस्टेक करते हैं आप इन 6 में से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि मैं यहाँ से 2 मिस्टेक करता था, मैं 3 मिस्टेक करता था, और उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो स्टूडेंट का मेरे पास जो रिस्पॉन्स आता है, जो चीज़ मेरे से पूछी जाती है और जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पे मैंने ये वीडियो को तैयार किया है, जिससे आपको सही गाइडेंस सही दिशा में तैयारी करने के लिए मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।